हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चा अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5। अब तक हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज में, और आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है मेरा, वो चैप्टर आप देख रहे होंगे कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, अगर मैं आपको लिटरली बात करूं या ऐसे ही इसका लिटरली मीनिंग बात करूं, तो अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, कि भाई मुझे क्या करना है, चीजों का अरेंजमेंट करना है। सेम वे में हम ऑर्गेनाइजेशन में किसका अरेंजमेंट करेंगे? सर हम ड्यूटीज असाइन करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को असाइन कर, ह्यूमन रिसोर्स का अरेंज करेंगे, जो सारी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करेंगे इन ए प्रॉपर वे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सके, गोल अचीव हो सके। सिंपल सी बात है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो तो बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे घर में भी तो सुबह शाम ऑर्गेनाइजिंग चीजें होती है नहीं होती? होती है नहीं? बताओगे? कौन बताएगा, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजर कौन है आपके घर का, अगर मैं पूछूं? तो सर हमारे मम्मी या मॉम, जो भी आप कहते हो, वो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजर है। वो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजर क्यों है? क्योंकि उनको सब पता होता है हमारे घर के बारे में, कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है, कौन सी फाइल रखी हुई है ना। क्या घर पे कौन सी चीजें कहाँ रखी है, कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है, किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा, हम उनसे कुछ भी पूछ ले, वो हमें सब एक टर्न बता देते हैं, और हम लोग ढूंढने लग जाए तो हमें मिलेगी ही नहीं। सही बात है या नहीं? तो वहीं से ही कंसेप्ट आया है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है बच्चा? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब मुझे पता करना है। आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हो आप इसे। इसका मतलब क्या, आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज, सारी जो एक्टिविटीज जो होने वाली है उनका एक ग्रुप क्रिएट करके पूरे प्रोसेस को, और उनके बीच में अथॉरिटी और रिलेशनशिप दोनों, हर किसी को उसकी अथॉरिटी क्या, उसकी जॉब है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बता देंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, आराम से अच्छा अचीव हो सके। सिंपल सी बात है। बिल्कुल बात है सर। तो इसका मतलब क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activities of entire process, establishing authority and relationship among them। ठीक है, तो उनके बीच में सिंपल सी बात है कि भाई वो क्या करना है, हमें डिफाइन करना है, फिर पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है, आइडेंटिफाई करके उनको एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप कर लेना है, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज को। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे? ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, सबको जिसकी जो जॉब है उसको वो असाइन कर देंगे, और जब ज्वाइन जॉब असाइन कर देंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड हो जाएंगी, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या है ना। हम देखते हैं बच्चा, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यस सर। तो अगर मैं बात करूं बच्चा, तो पहला स्टेप है मेरा आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है सबसे पहले? देखो, सबसे पहले मुझे वर्क को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब पहले मुझे ये पता करना है कि काम क्या करना है। सबसे पहली चीज तो यही पता होनी चाहिए ना, मैं काम क्या करना है। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आती है कि फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मुझे ये डिसाइड करना है कि काम क्या करना है, फिर उसके बाद उस वर्क को क्या कर देना है, डिवाइड करना है। उस वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है स्पेसिफिक। ठीक है, जिससे, लेकिन किसके हिसाब से? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान से, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्या, कि प्लानिंग इज एन प्राइमरी एक्टिविटी। प्लानिंग तो प्राइमरी एक्टिविटी, तो पहले हम प्लान बनाएंगे, पहले हम प्लान बनाने वाले, उसके बाद जो प्लान बना उस प्लान के हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को आइडेंटिफाई करके हर काम को, स्पेसिफिक टास्क को डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डिवाइड कर देंगे तो इससे फायदा क्या होगा सर? इससे एक बहुत अच्छी फायदा होने वाला है, दैट इज स्पेशलाइजेशन। क्या मिलने वाला है हमको? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क स्किल्स। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई वर्कर बार बार एक ही काम को रिपीट करते जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। और एक्सपर्ट होने का मतलब क्या है, कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, हम उसको हायर पोटेंशियल पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहला क्या है, सिंपली कि वर्क को आइडेंटिफाई करो और डिवीजन, चलो हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये एक अच्छा टर्म है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चा? देखो, ये कहता है कि द सेकंड स्टेप इज टू कंबाइन और ग्रुप सिमिलर, ये ध्यान रखना कि सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी जो अलग अलग काम में जो सिमिलर टाइप है, जो सिमिलर टाइप है, यानी जैसे प्रोडक्शन की है, आप समझो,
जैसे आपके पास प्रोडक्शन वाली एक्टिविटी है तो उसके लिए आप बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाँ है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग के लिए आप बना दोगे, मार्केटिंग के लिए बना दोगे मार्केट डिपार्टमेंट, हाँ है ना, हाँ सर बिल्कुल। सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो हर जो सिमिलर एक ग्रुप है, जो सिमिलर ग्रुप है, हर किसी के लिए हम क्या करें, एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट बनेंगे किसके बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। भाई जिसका जो काम होगा हम उसको उसके डिपार्टमेंट में भेज देंगे कि भैया आपका ये काम, आप अपना डिपार्टमेंट संभालो। प्रोडक्शन वाले से बोलेंगे भाई आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, मार्केट वाले से बोलेंगे आप अपना डिपार्टमेंट संभालो। और जब ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो बात समझ में आ गई। सेकंड थिंग है डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें आप सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप के ऑफ वर्क को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर देंगे, एश्योर कर देंगे। थर्ड स्टेप है मेरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, देखो बच्चा, हर डिपार्टमेंट में, अब देखो डिपार्टमेंट तो डिसाइड कर दिया, लेकिन क्या डिपार्टमेंट में भी काम नहीं है, बिल्कुल काम है। तो हर डिपार्टमेंट में किसका क्या काम है ये बता देना, दैट इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। कि भाई चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट, एक तो हो गया हेड, डिपार्टमेंटल हेड हो गया। अब डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा, वो क्या करेगा, एलोकेट कर देगा किसको, जॉब्स अपने मेंबर्स को, ठीक है, उनके स्किल के हिसाब से। मतलब हमने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर बनाया। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा बच्चा, वो क्या करेगा, वो सबको काम एलोकेट करेगा। और एलोकेट क्या करेगा, उसके स्किल के हिसाब से, सबकी स्किल के हिसाब से उनको क्या कर देगा, वर्क दे देगा, उनकी जॉब असाइन कर देगा। और जैसे ही वो जॉब असाइन होगी वो अपना काम कर देगा। ये बात समझ में आ गई। तो दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यानी हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, पहले हमने काम को आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छी बात है ना, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इस डिपार्टमेंटलाइजेशन के हेड को हमने काम दिया, भैया आप एक काम करो, ड्यूटीज को असाइन करो। और जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होगा वो किसके हिसाब से होगा, उनके स्किल के हिसाब से हो जाएगा, उनके स्किल के हिसाब से हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। फोर्थ वन, और बच्चा फोर्थ लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टेड रिलेशनशिप। ठीक है, देखो काम बताना ही जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चा उनको पता भी होना चाहिए कि उनको किससे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है। अकाउंटेबल का मतलब जवाब देना, यानी वो किस से ऑर्डर लेंगे काम करने के लिए, यानी आप किसका ऑर्डर मानने वाले हो और किसको जवाब देने वाले हो अपने काम के लिए। ठीक है, इससे फायदा होता है, इससे फायदा होता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसका मतलब मेरे पास कितने स्टेप्स हो गए, 4 स्टेप हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड जल्दी बताओ कौन बताएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फोर्थ वन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई किससे किसको ऑर्डर लेना है और उसको किसको जवाब देना है। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गए बच्चा मेरे पास 4 स्टेप अलग अलग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई सर, समझदार तो पहले से ही। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है ये, तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, और ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि भाई बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं फिर से क्या है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना काम क्या कर दिया गया, असाइन क्या कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब इस डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या हुआ, छोटी छोटी यूनिट्स बन गई है और रूटीन वर्क सबको अपना पता है। तो जब वो रूटीन वर्क को बार बार करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट होने की वजह से स्पेशलाइजेशन होगा, और स्पेशलाइजेशन होने से जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो एफिशिएंट बन जाएगा। और एफिशिएंट बनते ही क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाने वाली है और टास्क सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पहला क्या है इंपॉर्टेंस, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अच्छा, सेकंड क्या है फिर, तो सेकंड है बच्चा क्रिएटिंग वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग वर्किंग रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने आपको जब आपको बताया तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया कि भाई डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, थर्ड में बताया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब यहाँ पे असाइनमेंट के साथ साथ क्या करो, आप हायरार्की नहीं बना रहे कि भाई मैनेजर होगा, इसको यहाँ काम करना है,
इसको, तो सबकी क्या आप ये नहीं बता रहे कि वर्किंग रिलेशनशिप, मैंने लास्ट उसमें क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या बताया था भाई, किसको कहाँ से ऑर्डर लेना है और किसको कहाँ से लेना, लास्ट स्टेप याद है ना, जिसमें हमने कहा था, मैंने आपको क्या बताया था कि किसको कहाँ से ऑर्डर देना और किसको अकाउंटेबल होना है, तो सबको अपना काम नहीं पता लग गया है ना। तो ये हुआ क्या कि भाई क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटेंड हिज हर अथॉरिटी, यानी ये पता लग गया भाई उसकी अथॉरिटी कितनी है और किसको उसे आंसर देना है। ठीक है, अब इससे बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो गई। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, अथॉरिटी फिक्स हो गई, इससे वर्क जो होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी वो सही तरीके से फिलो होगी, और जब इंफॉर्मेशन सही फिलो होती है तो जनरली वर्क बहुत स्मूथली करता है और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल आसानी से अचीव कर पाती है। तो इसका मतलब होता क्या है कि वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिटी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था फोर्थ स्टेप में कि भाई हमें तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, टाइप ऑफ वर्क करना है। सिंपल सी बात है कि मैंने पहले ही बता दिया भाई आपका काम ये है, फिर मैंने जब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताई तो उनको ये क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हें इससे ऑर्डर लेने हैं और यहां से आपको क्या कर लेना है, आपको अकाउंटेबल किसके लिए, उनके लिए, जिससे उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बारी क्या हो गई, सेट हो गई। अब जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, और जब कंफ्यूजन वाली बात नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली क्या करने वाली है, फ्लो करने वाली है। बिल्कुल सही बात सर। अब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल होगा, नहीं होगा सर, ये तो होना ही है। क्यों, हमने इतने सारे अच्छे काम किए भाई, हमने स्पेशलाइजेशन दे दिया लोगों को, हाँ है ना, अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सर। वर्क डुप्लीकेट होगा, नहीं, क्योंकि हर किसी काम को हमने स्मॉल टास्क में डिवाइड करके सबको अपना काम समझा दिया, तो उससे डुप्लीकेट वर्क भी का डुप्लीकेट यानी दोबारा कोई काम नहीं होगा, जिससे क्या होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होने वाली, और कंफ्यूजन नहीं होगी तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट नहीं होगा, और जब एफर्ट भी वेस्टेज नहीं हो रहा तो हमारा काम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होगा, और अपने रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन, यानी जब हम काम सही तरीके से सबको प्रॉपरली दे देंगे तो उसे डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिससे कंफ्यूजिंग नहीं होगा। जब कंफ्यूजन ही नहीं है किसी को अपने काम को लेके तो हर कोई अपना काम अच्छे से करने का, स्पेशलिस्ट होने की वजह से एफिशिएंट भी हो जाएगा और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज भी कर पाएगा। बिल्कुल सर। फोर्थ है बच्चा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्यों, देखो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इफेक्टिव होगा यहाँ पे, क्योंकि आप समझो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब होगा, जब आपको एडमिन, आपका जो एडमिन है उसको ये पता है कि भाई किसका क्या काम है, कौन किस बात के लिए अकाउंटेबल है, और क्या उसको किसको रिपोर्ट करना है, हाँ या ना, ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए ना, तभी तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन आप पे कंट्रोल कर पाएगा। बिल्कुल। तो हमने अब तक किया ही क्या है, हमने क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब क्लियरली होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ड्यूटीज जो उसको करनी है वो बताने चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं हो, डुप्लीकेशन ना हो, और क्लियरिटी इन वर्किंग क्या हुआ कि अब इससे पहले बेनिफिट उससे एग्जीक्यूशन, वर्क का एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब वर्क सही तरीके से चलेगा, और जब काम भी सही तरीके से चलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि उसको सब पता होगा कि भाई किसका वर्किंग रिलेशनशिप, किसको कहाँ तक जाना है, किसको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, किसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो किसको रिपोर्ट करनी है, मुझे किससे क्या सवाल पूछना है, और कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में किसी से प्रॉब्लम हुई तो वो वहीं जाके पकड़ेगा कि भाई मुझे ये बताओ इसके जवाबदेही कौन है, अकाउंटेबल आप हो। तो चलो बच्चा आगे देखते हैं। तो अभी क्या है, एडेप्टेशन ऑफ चेंज, अडेप्टेशन ऑफ चेंज या एडेप्शन टू चेंज, जो भी आप लिखना चाहो। तो इसका मतलब क्या है, देखो इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक है, बहुत सही बात है सर, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब मैं आपको बार बार समझाता हूँ, क्या, चेंज, ये मैं हर बार और कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब क्या है, एक सुटेबल मॉडिफिकेशन होने वाली है, क्या होने वाली है, एक सुटेबल मॉडिफिकेशन। अगर मान लो मुझे कुछ चेंज भी करना पड़ा, तो अगर वो मॉडिफिकेशन करना भी है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर वेल बैलेंस रहना ना बच्चा, क्योंकि जब चीजें वेल बैलेंस होती है तो उसको चेंज करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप जरूरी है। मतलब बेसिकली क्या है आप समझो, देखो इसमें क्या है कि भाई अगर मैं, मुझे पता है कि भाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया, उसमें टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ है,
प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। अब क्या मैं सारे स्टाफ को नहीं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बोलूंगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी आई है नहीं, और इससे आपका कॉस्ट बचेगा, तो क्या करेगा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लोगों को समझा देगा। वो टेक्नोलॉजी वो खुद सीखेगा पहले, फिर अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखा देगा, और जब वो अपनी सबॉर्डिनेट्स को दिखा देगा तो फाइनली क्या होगा, वो जो मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाएगी। सिंपल सी बात है नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, बताओ कैसे? देखो पर्सोनल का डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो किसी का डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो। पहली बात तो है डेवलपमेंट क्या कर सकते हो सर, आप उसका प्रमोशन कर दो, है ना। सर आप उसको अच्छे से काम सिखा दो, है ना, और अच्छे से जब उसे काम आने लगेगा तो क्या होगा सर, उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने वाला है। और फिर मैंने, याद करो जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि भाई जब मैं जॉब असाइन करूंगा तो ये ध्यान देखो उसके स्किल के हिसाब से, तो जब बंदे को उसके कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम करने को लिए दिया जाता है, तो जब वो अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम करेगा तो फुल पोटेंशियल में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल सर, फुल पोटेंशियल पे वो काम कर पाएगा, बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। जब आपको अपने तरीके से काम मिलता है, बस आपको पढ़ाई नहीं, स्कूल में आपको पता होगा, स्कूल में जब आप लोगों को और काम दिए जाते हो ना, बड़ी मेहनत करते हो, जब एनुअल डे आ जाता है तो आप दिन रात एक लगा दोगे डांसिंग करने में, वो करने में, लेकिन जब पढ़ाई का नंबर आएगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, फिर आप बोर होने लगते हो। ऐसा क्यों? आप डांस वाले पीरियड में, गेम्स पीरियड में कितने एक्टिव रहते हो, बाकी क्लासेस में इतना फिट नहीं, क्योंकि सर हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है भैया, हमारी कॉम्पिटेंसी तो सर गेम्स पीरियड के लिए ही है। हम तो गेम्स पीरियड और डांसिंग में बड़े खुश हो जाते हैं, इसी वजह से वहां पे हम अपना फुल पोटेंशियल देते हैं। जब एनुअल फंक्शन होता है ना हमारा, या अब फेयरवेल होने वाली है, तो एक से एक ड्रेस पहन के आओगे, एक से एक आप कैटवॉक सीखोगे, करोगे नहीं करो, क्योंकि अपनी फुल पोटेंशियल जितने से आप अच्छे अच्छे से अच्छे दिख सकते हो ना, वो कोशिश करोगे, करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके स्किल के अंदर है ना, वो आपके स्किल्स के बेसिस पे। इसी तरीके से यहाँ वर्कर्स की बात कर लेते हैं, तो वर्कर भी क्या है, जब उसको काम ही बच्चा उसके स्किल्स के हिसाब से दिया जाता है, तो अपना फुल पोटेंशियल यूज करके उस काम को अच्छे से करेगा या नहीं करेगा। अब इससे क्या होगा, अब उसे नए नए एरियाज में मिलेंगे, उसको ग्रोथ होने में, और उसे कंपटीशन मिलेगा जिससे कि वो अच्छा तरीके से चीजें करे, क्योंकि कंपटीशन ही है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर आप कंपटीशन में नहीं हो और कंपटीशन नहीं आगे फेस करना चाहते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो बंदा जितनी कॉम्पिटिटिव चीजें करने की कोशिश करता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, वही क्या करता है बच्चा, कहीं ना कहीं वही लाइफ में आगे की तरफ जाता है। तो आपको कंफर्ट जोन में, कंपटीशन में तो उतरना ही पड़ेगा, है ना। कल ऐसा तो नहीं है कि आपने शॉप खोल दी है और आपको यार 10 शॉप और खुल गई, अब बताओ मैं क्या करूं। तो वो अपॉर्चुनिटी भी है ना आपकी, आप उन 10 शॉपों को बीट करके और कस्टमर को अट्रैक्ट कर, देखो अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कितनी सारी शॉप्स खुली होती हैं, है या हाँ या नहीं, तो क्या वो शॉप्स एक ही रहेगी वहां पे? सब नहीं, सब चलती रहती है। हो सकता है किसी की ज्यादा चलती हो, लेकिन किसी की थोड़ी कम चलती हो, लेकिन चलती सभी की ही है ना। तो इसी तरीके से मार्केट में तो उतरना पड़ता है बच्चा, कुछ ना कुछ लाइफ में करने के लिए। अब वो कुछ भी हो जो आपका मतलब हो, वो आप कर ही सकते हो। सेकेंड थिंग है बच्चा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। अब कैसे, देखो इट इंश्योर, अब देखो सबसे पहले क्या है, क्योंकि स्मूथ वर्किंग होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, हाँ है ना, स्टेबिलिटी होगी काम करने की, बिल्कुल होगी। मैनेजर्स को एग्जिस्टिंग नॉर्म्स से अलग नहीं हटना पड़ेगा, और टेक्स अप न्यू चैलेंज, और अब वो क्या करते हैं, नए नए चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि देखो हमने अब और सोचो कि मैनेजर सर चैलेंज क्यों लेगा, मैनेजर चैलेंज इसलिए लेगा क्योंकि आपने सारी जॉब्स तो असाइन कर दी सबको, है ना, है सारी जॉब्स आपने क्या करी, असाइन कर दी सबको, सबऑर्डिनेट्स को। अब मैनेजर का माइंड क्या है, आपने फ्री कर दिया, तो मैनेजर क्या करेगा, नए नए स्कोप ढूंढता रहेगा, नई नई चीजें ढूंढता रहेगा कि हम आगे और कहां बढ़ सकते हैं, या आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चा? अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, अब आपके फीचर्स तो लगभग इंपॉर्टेंस आपकी सारी खत्म हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशन की, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।